आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और इसी उम्मीद के साथ एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ मैं परिष्कार यूट्यूब एकेडमी में। दोस्तों, आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का टॉपिक टेंस। ठीक है, तो टेंस जो कि ग्रामर की अपने ये मान सकते हो स्टार्टिंग कह सकते हो आप। अगर टेंस आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो ग्रामर आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले टेंस की डेफिनेशन। तो टेंस क्या है भाई? कोई भी काम कब हो रहा है, कब होगा या कब हुआ था, उसकी स्थिति को व्यक्त करने के लिए हम वर्ब के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म को यूज करते हैं और वही टेंस है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, टेंस इज़ द फॉर्म इन विच ए वर्ब इज यूज टू एक्सप्रेस व्हेन एन एक्शन इज वाज और विल बी परफॉर्म्ड। ठीक है, अब बात करते हैं टेंस के प्रकारों की। तो टेंस मूलतः 3 भागों में डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, जैसे अपन बोलते हैं भाई समय को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, काल को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो जो बीत चुका है, जिसे हम हिंदी में कहें भूतकाल। ठीक है, एक जो अभी चल रहा है जिसे हम कहेंगे वर्तमान, और एक होगा जो आगे होने वाला है जिसे हम कहेंगे भविष्य। तो 3 काल जिसको हम इंग्लिश में टेंस कहते हैं। ठीक है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, और इन्हीं को अपन इंग्लिश में कह देंगे नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, जिसे हिंदी में अपन कह देंगे वर्तमान काल। सेकंड हो जाएगा पास्ट टेंस यानी भूतकाल, और थर्ड हो जाएगा फ्यूचर टेंस जिसे हम कहते हैं भविष्य काल। ठीक है, प्रेजेंट यानी वर्तमान, पास्ट यानी भूतकाल और फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। तो ये 3 मेजर टाइप्स होते हैं टेंस के। ठीक है, अब क्या होता है कि जो अपनी मॉडर्न इंग्लिश है जिसमें एवी मार्टिन वगैरह ये जो है ये कहते हैं कि फ्यूचर टेंस की मॉडर्न इंग्लिश में कोई जगह नहीं है। ठीक है, तो अब मॉडर्न इंग्लिश में टेंस के 2 ही प्रकार, प्रेजेंट और पास्ट को मान्यता मिली है, फ्यूचर को मान्यता नहीं दी गई। लेकिन हम तीनों ही प्रकार देखेंगे, प्रेजेंट टेंस भी पढ़ेंगे, पास्ट टेंस भी पढ़ेंगे एंड फ्यूचर टेंस को भी देखने वाले हैं। ठीक है, अब ये 3 प्रकार हो गए मुख्य टेंस के। फिर ये जो तीनों जो है टेंस, इनके फिर आगे और डिवीज़न होने वाले हैं। प्रत्येक टेंस ये 4 भागों में डिवाइड है। जैसे प्रेजेंट है, इसके भी 4 भाग होंगे। ये जो पास्ट टेंस है इसके भी 4 भाग होंगे, और ये जो फ्यूचर टेंस है इसके भी 4 भाग होंगे। और इस प्रकार कुल मिलाकर टोटल 12 टेंस अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, प्रेजेंट के 4 भाग होंगे, ऐसे ही पास्ट के भी 4 भाग होंगे, और ऐसे ही फ्यूचर टेंस के भी 4 भाग होने वाले। तो देखते हैं वो किस प्रकार से है। तो देखो क्या लिखा है कि ईच ऑफ दीज प्रिंसिपल टेंसेज इज अगेन सब डिवाइडेड इनटू 4 फॉर्म्स। यानी ये जो प्रिंसिपल टेंस मैंने आपको बताए थे 3, ठीक है, एक था प्रेजेंट, एक था पास्ट और एक था फ्यूचर। ये भी फिर आगे जाकर और डिवाइड है 4 भागों में। इनके 4 फॉर्म है, 4 रूप इनके और है। ठीक है, और वो 4 रूप किस प्रकार से? एक होगा इंडेफिनेट, एक होगा कंटिन्यूस, एक होगा परफेक्ट और एक होगा परफेक्ट कंटिन्यूस। अब देखो कैसे बनाएंगे। जैसे प्रेजेंट की अपन बात करें तो प्रेजेंट का क्या बनेगा? एक बन जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनेट, एक बन जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, एक बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और एक बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ऐसे ही अपन पास्ट के 4 बना सकते हैं, पास्ट इंडेफिनेट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देन इसी प्रकार हम फ्यूचर के 4 बना लेंगे, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जो प्रिंसिपल टेंस हमने 3 माने थे वो फिर आगे जाकर 4 भागों में और डिवाइडेड है। तो ये चारों नाम आपको क्लियर रखने पड़ेंगे, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। बस इनके आगे जिस भी टेंस का भाग करने उनका नाम लगा। जैसे प्रेजेंट है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक उसी प्रकार पास्ट के 4 बना लेंगे और इसी प्रकार फ्यूचर के भी 4 बना लेंगे। तो टोटल अपने हो जाएंगे 12 टेंस। तो देखिए प्रेजेंट, सबसे पहले अपन बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की। तो प्रेजेंट के ये 4 भाग अभी मैंने आपको बोल के बताए थे। ये चारों भाग प्रेजेंट, पहला हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनेट, दूसरा हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे ही पास्ट के हो जाएंगे। आप देख रहे हो पास्ट के 4 भाग, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, और ऐसे ही फ्यूचर के हो जाएंगे। तो इस प्रकार कुल मिलाकर टोटल अपने हो जाएंगे 12 टेंस। यानी जो टेंस है वो मूल रूप से 3 भाग होते हैं। ठीक है, और फिर इन तीनों को अपन 4 भागों में डिवाइड कर देंगे। 4 भागों में डिवाइड करेंगे तो टोटल 12 टेंस अपने होने वाले। तो शुरुआत यहीं से होती है। कई बच्चे ऐसे होते हैं 10th क्लास तक आते आते उनको टेंस के नाम भी नहीं पता होते। ठीक है, तो शुरुआत यहीं से है। जो चीज़ पढ़ रहे हो उनका टोटल पता तो होना चाहिए क्या क्या नाम है।
ठीक है। तो इन 12 टेंसों को आपका पूरा पूरा नाम इनका पता होना चाहिए ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो। अब देखो बात करते हैं टेंस से हम क्या बनाने वाले हैं, सेंटेंस बनाएंगे, वाक्य बनाएंगे। ठीक है। तो वाक्य क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, तो देखते हो आप। सबसे पहले अपन जब इंग्लिश पढ़ते हैं तो उनमें अल्फ़ाबेट्स होते हैं। ठीक है, जिनको अपन कहते हैं ए बी सी डी, ये अल्फ़ाबेट्स होते हैं। ठीक है। जब ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये जब मिलते हैं तो ये मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, वर्ड्स, शब्द का निर्माण करते हैं, वर्ड का निर्माण करते हैं। ठीक है। फिर ये जब शब्द मिलेंगे, एक से अधिक शब्द मिलकर के, और किसका निर्माण करेंगे, सेंटेंस का, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वाक्य का निर्माण। यानी अपन, जैसे मैं हिंदी के शब्दों में आपको बताऊं तो जैसे वर्ण होता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई अपन कह दें। ठीक है। तो वर्ण हो गया, वर्ण मिलकर के शब्द बनाते हैं और फिर शब्द मिलकर के और वाक्य का निर्माण करते हैं। लेकिन शब्दों के समूह को हम वाक्य कहेंगे अगर वो कोई सार्थक अर्थ दे रहा हो। शब्दों का एक निश्चित क्रम होगा और उन क्रम में अगर वो एक अर्थ निकाल के दे रहा आपको, एक सार्थक अर्थ दे रहा आपको, देन हम उसे सेंटेंस या वाक्य कहेंगे। जैसे मैं आपको हिंदी में एक एग्जांपल दूं, जैसे मैंने लिखा कि राम आम खाता है। ठीक है, ये एक वाक्य लिखा, तो ये सिंपल एक वाक्य है। वाक्य क्यों कहूँगा कि मुझे इसका मीनिंग समझ में आ रहा है कि भाई एक राम नाम का है जो कि आम खाता है। अब एक इसी प्रकार अगर मैं इस वाक्य ऐसे लिख दूं, आम राम है खाता, ऊपर वाले में आप देख रहे हो 4 शब्दों का समूह है, नीचे भी 4 शब्द उनका समूह है, लेकिन ऊपर वाला एक सार्थक अर्थ दे रहा अपन को, तो इसको मैं वाक्य कहूँगा। इस नीचे वाले, ये शब्दों का समूह जरूर है लेकिन मैं इसे सेंटेंस नहीं कहूँगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, केवल शब्दों के समूह होने से वाक्य नहीं बनता है, शब्दों का एक निश्चित क्रम भी होना चाहिए, फिर उसका एक अर्थ भी निकलना चाहिए, तभी हम उसे सेंटेंस कहेंगे। तो देखो क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों का समूह होता है, दैट एक्सप्रेस ए स्टेटमेंट, ए क्वेश्चन, ए रिक्वेस्ट, ए कमांड एटसेट्रा। यानी शब्दों का एक ऐसा समूह जो कि व्यक्त करता है, या तो वो कोई कथन हो सकता है, या कोई वो प्रश्न हो सकता है, या कोई वो निवेदन हो सकता है, या कोई वो कमांड यानी कोई आदेश हो सकता है, कुछ भी हो, मीनिंग निकलना चाहिए कोई ना कोई। ऐसा नहीं है कि आप शब्दों को ऐसे ही समूह बनाकर लिख दो कई सारे, तो उसे हम वाक्य नहीं कहेंगे। शब्दों का समूह हो और उसका कोई मीनिंग निकलता हो, कोई अर्थ निकलता हो, देन हम उसे सेंटेंस कहेंगे। क्लियर है बात यहाँ पर। देन अब देखो आगे चलते अपन, अब बात करें कि कोई भी सेंटेंस, हमें पता है कि सेंटेंस में खूब सारे शब्द होते हैं। तो देखो कोई भी जो सेंटेंस होता है वो मुख्यतः किन शब्दों से मिलकर बना होता है, उन शब्दों को क्या क्या भाग रखे गए हैं, क्या क्या नाम उन्हें दिया गया है। तो कोई भी अगर वाक्य होता है उसमें मेजरली आप 3 चीज़ देखोगे। एक तो वाक्य में होता है सब्जेक्ट, तो आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है। एक होती है वर्ब, ठीक है, और एक होता है ऑब्जेक्ट। कोई भी वाक्य हो, जरूरी नहीं उसमें ऑब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट और वर्ब है तब भी वाक्य बन जाएगा। लेकिन मैं आपको एक ऊपरा ऊपरी बता रहा हूँ कि कोई भी अगर आप सेंटेंस देख रहे हो तो उसमें एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगी और एक ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है। फिर देखिए वर्ब है, ये वर्ब भी 2 प्रकार से होती है, एक होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मेन वर्ब। ठीक है, इनका भी थोड़ा ध्यान रखना, एक होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मेन वर्ब। जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट को हम हिंदी में कहते हैं कर्ता। कर्ता मतलब कार्य करने वाला, जो कार्य करता है वही उसी को अपन सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है। तो देखिए जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल मैंने यहाँ दिया है, एक वाक्य लिखा है मैंने आपको इंग्लिश में, राम ईट्स मैंगो, राम आम खाता है। ठीक है। तो यहाँ आम खाने का काम कौन कर रहा है, जो काम करने वाला है उसी को हम कर्ता यानी सब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ काम करने वाला कौन है, राम है। ठीक है, एक शब्द है ये, एक राम। ठीक है, लेकिन इसे अपन क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे, क्योंकि ये काम करने वाला है। काम क्या हो रहा है, खाने का, तो ये हो गई क्रिया। ये खाना क्या हो गई, ईट क्या हो गई, क्रिया हो गई, वर्ब हो गई। और किसको खा रहा है, मैंगो यानी आम को खा रहा है, तो ये मैंगो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है। जैसे देखो मैंने एक हिंदी में लिखता हूँ, सीता खाना पकाती है, सीता खाना पकाती है। तो यहाँ खाना पकाने का काम कौन करे, सीता, तो सीता हो जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है। पकाना क्या होगी, क्रिया, वर्ब, जिसे हम कहते हैं वर्ब। ठीक है। और खाना किसको पका रही है, खाने को पका रही है,
भेजा तो नहीं पका रही, खाना पका रही है, तो उस खाने को अपन कहेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिस काम को किया जा रहा है वो होता है ऑब्जेक्ट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कर्म। ठीक है, तो वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ। शब्दों का जो समूह होता है जो कि एक निश्चित अर्थ निकाल कर आपको देगा, शब्दों का एक निश्चित क्रम जो कि आपको एक अर्थ निकाल के देगा, उसको हम कहते हैं सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होता है, सेंटेंस में वर्ब भी होती है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी होता है। सब वाक्य में हो जरूरी नहीं है, लेकिन एक बार बता रहा हूँ मैं आपको कि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है। अब पहचान कैसे करते हैं, तो वाक्य को आपको देखना है और देखना कि जो काम करने वाला है उसे अपन कहते हैं कर्ता मंस। इसका मतलब क्या हुआ, सब्जेक्ट। ठीक है, क्रिया आप पहचान लो, जैसे पकाना, खाना, ठीक है, सोना, ठीक है, कूदना, ठीक है, तो ये सब क्रियाएं होती है जिनको हम कहते हैं वर्ब। ठीक है, और क्या काम किया जा रहा है, कर्म क्या है, यानी ऑब्जेक्ट। तो इनकी पहचान आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद देखिए, मैंने बात की थी सब्जेक्ट की, जैसे मैंने अभी लिखा था राम। ठीक है, राम आम खाता है। ठीक है, तो यहां आपने देखा ये राम, तो राम क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है। तो यहां से एक चीज निकल के आती है नाउन। नाउन के क्या क्या टाइप्स होते हैं वो हम नहीं पढ़ने वाले, मैं थोड़ा सा आपको बता रहा। नाउन जिसे हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा, हिंदी में आपने पढ़ रखा होगा, किसी व्यक्ति स्थान का आदि का नाम ही क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है, और उसी को अपन इंग्लिश में कहते हैं नाउन। ठीक है, देन दूसरा शब्द आप यहां पर देख रहे हो प्रोनाउन। दूसरा शब्द आप क्या देख रहे हो, प्रोनाउन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। अब सर्वनाम क्या होते हैं, हिंदी में आप सबने पढ़ रखे हैं। तो संज्ञा के स्थान पर काम में लिए जाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। वापस रिपीट करता हूँ, संज्ञा क्या होती है, किसी व्यक्ति, स्थान या किसी वस्तु का नाम जो होता है उसी को हम संज्ञा, जैसे राम, जैसे मैंने कह दिया स्कूल, जैसे मैंने कह दिया आम, ये नाम है। कोई वस्तु का हो सकता है, किसी व्यक्ति का हो सकता है, जैसे मैंने कहा जयपुर, बीकानेर, ये शहर के नाम है। तो ये सब क्या होते हैं, संज्ञा होती है, जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं नाउन। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे मैंने लिखा राम आम खाता है, राम अच्छा लड़का है, राम बहुत मेहनत करता है, राम रोजाना स्कूल जाता है। जैसे मान लीजिए मुझे राम के गुणों के बारे में, राम का परिचय कहीं लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, लिखूँगा राम आम खाता है, राम बहुत अच्छा लड़का है, राम रोजाना स्कूल जाता है, राम बहुत मेहनत करता है। ठीक है, तो मैं इस, देख रहे हो आप, मैं बार बार राम राम शब्द बोल रहा हूँ, तो उससे क्या होता है, भाषा की जो सुंदरता है वो गायब होती है। बार बार हम राम शब्द का यूज करते जा रहे हैं। क्यों ना हम राम का जो राम शब्द है उसका यूज एक बार कर लें और उसके बाद राम की जगह कोई ऐसा शब्द लिख दें ताकि हमें राम 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 बार बार रटना ना पड़े, बार बार राम शब्द को यूज में ना लेना पड़े। मेरे कहने का तात्पर्य है कि ऐसे शब्द जो नाउन को हटा दे और नाउन की जगह काम करने लग जाए। जैसे देखो, राम आम खाता मैंने लिख दिया, उसके बाद मैं लिखता हूँ कि वह रोजाना स्कूल जाता है, वह रोजाना स्कूल जाता है, वह रोजाना स्कूल जाता है, ये लिख दिया। तो राम आम खाता है, वह रोजाना स्कूल जाता है, वह कौन, रोजाना स्कूल कौन जाता है, ये वह शब्द लिख दिया मैंने, राम नहीं लिखा, मैंने लिख दिया वह। तो ये वह संज्ञा तो नहीं है, लेकिन इतना पता है कि संज्ञा की जगह, यानी राम की जगह मैंने वह लिखा, और राम क्या संज्ञा है, तो मैंने संज्ञा की जगह ये वह लिखा है, तो ये होता है प्रोनाउन। ठीक है, तो एक बार के लिए फिर से वापस रिपीट कर देता हूँ ताकि कोई झोल आपके ना रहे। हमने बात की थी टेंस की। ठीक है, टेंस के 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, फिर ये तीनों टेंस है वो इनके 4 भाग होते हैं। जैसे प्रेजेंट के 4 होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट के हो जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, और ऐसे ही 4 भाग किसके हो जाएंगे, फ्यूचर के। तो हमने यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर कर ली कि टेंस टोटल कितने हो जाएंगे, 12 टेंस हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने आपको बताया सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, ठीक है, तो सेंटेंस यानी वाक्य क्या होता है, तो वाक्य क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह होता है। लेकिन केवल शब्दों के समूह होने से वाक्य का निर्माण नहीं होता है, उन शब्दों के समूह का एक अर्थ भी निकलना चाहिए, एक मीनिंग निकलना चाहिए, देन उसे हम क्या कहेंगे, वाक्य कहने वाले। ठीक है, फिर मैंने आपको 2 चीज़ें बताई, नाउन क्या होता है एंड प्रोनाउन क्या होता है।
किसी भी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी स्थान इत्यादि का जो नाम है, उस नाम को ही हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, और इंग्लिश में इसी को कहा जाता है नाउन। अब किसी भी, हम मान लीजिए बहुत बड़ा लेख लिख रहे हैं और उसमें कोई संज्ञा है, जैसे राम है, राम का उल्लेख कर रहे हैं हम कहीं पर, तो हम बार बार राम शब्द का यूज करना पड़ेगा। जैसे मैं कह रहा हूँ कि राम आम खाता है, वह रोजाना स्कूल जाता है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, राम आम खाता है तो लिख दिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैंने राम शब्द का यूज़ नहीं किया, मैंने लिख दिया वह रोजाना स्कूल जाता। तो हमें पता चल गया ये वह शब्द राम की जगह यूज किया गया है, यानी राम थी नाउन, तो नाउन की जगह यूज किया गया है। और वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर काम में लिए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं सर्वनाम, और इंग्लिश में उन्हें कहा जाता है प्रोनाउन, ठीक है, उन्हें हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, प्रोनाउन। अब देखो ये सब बताने के पीछे कारण क्या था, मैं अब आपको एक प्रोनाउन टेबल बना के बताऊंगा, और उस प्रोनाउन टेबल से आपको देखना है कि कौन से सर्वनाम एकवचन होते हैं, कौन से बहुवचन होते हैं, ताकि आप हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का यूज आसानी से कर सको। वरना कई बच्चों को पता नहीं रहता है कि जैसे मैं कहीं लिख रहा हूँ यू, तो यू एक वचन है या बहुवचन है, वी एक वचन है या बहुवचन, ये सारे प्रोनाउन होते हैं, तो ये एक वचन है या बहुवचन है। तो इसके लिए अपन एक टेबल बना लेते हैं और उसको आप याद कर लेना, ताकि आप जब भी इन प्रोनाउंस का सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हो रहा हो तो आप वहाँ गड़बड़ ना करें। तो देखो प्रोनाउन टेबल कैसे बनाते हैं अपन। तो देखो प्रोनाउन टेबल में क्या होता है, 3 पर्सन होते हैं, एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन, और एक होता है थर्ड पर्सन, ठीक है। फिर इनकी फॉर्म होती है सब्जेक्टिव फॉर्म, पजेसिव फॉर्म, और एक होती है ऑब्जेक्टिव फॉर्म। अब फर्स्ट पर्सन में 2 प्रोनाउन होते हैं, एक होता है आई और एक होता है वी। आई को हम कहते हैं, आई को हिंदी में कहते हैं मैं, और वी का अर्थ होता है हम, ये आप जानते भी होंगे। आई की पजेसिव फॉर्म होती है माई और ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है मी, ठीक है। वी की पजेसिव फॉर्म होती है आवर और ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है अस, ठीक है। तो ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं। आई एक वचन है, आगे देखो आई बहुत सारे लफड़े भी करने वाला है, लेकिन अभी के लिए बता दूं आई एक वचन है, और वी होता है बहुवचन, ठीक है। हम नाम से क्लियर, और हम मतलब ये बहुवचन दिखा रहा आपको, प्लूरल है। उसके बाद सेकंड पर्सन होता है यू, पजेसिव फॉर्म इसकी होती है योवर, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव फॉर्म इसकी होती है यू। देन इसका अर्थ होता है तुम या आप। फिर थर्ड पर्सन में आता है, एक तो आता है ही, एक आता है सी, और एक आता है इट, ठीक है। ही की पजेसिव फॉर्म होती है हिज, ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है हिम। सी की पजेसिव फॉर्म हर, ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी हर। इट की पजेसिव फॉर्म इट्स, और ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी क्या होती है, इट। ये तीनों के तीनों का अर्थ होता है वह। सी का अर्थ भी वह, इट का अर्थ भी वह। अब देखो वह शब्द अगर पुरुषों के लिए काम में लेना हो तो ही का यूज करेंगे, ठीक है, पुरुषों के लिए। और अगर महिलाओं के लिए, ठीक है, तो आप सी का प्रयोग करोगे। और अगर निर्जीव या जानवरों के लिए आप काम में ले रहे हो तो फिर आपको इट का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तीनों ही क्या होते हैं भाई, एक वचन होते हैं, सिंगुलर होते हैं, एक वचन होते हैं। फिर देखो इन तीनों का वो थर्ड पर्सन में एक और आता है दे, दे भी थर्ड पर्सन है, ठीक है। इसकी पजेसिव फॉर्म दियर और ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है देम, ठीक है। और ये होता है बहुवचन, दे का अर्थ क्या होता है, वे। तो इस प्रकार से हमने प्रोनाउन टेबल तैयार की। फिर से रिपीट करता हूँ, प्रोनाउन टेबल में 3 पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट आते हैं आई और वी, सब्जेक्टिव फॉर्म होती है आई और वी। आई का अर्थ में, वी का अर्थ होता है हम। आई की पजेसिव फॉर्म माई, ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी। देन वी की पजेसिव फॉर्म आवर, ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस। देन सेकंड पर्सन होता है यू, पजेसिव फॉर्म योर, और ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है यू। देन थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे, जहाँ ही, सी, इट एक वचन और दे इन सबका क्या होता है, बहुवचन। ही का अर्थ भी वह होता है, सी का अर्थ भी वह होता है, इट का अर्थ भी वह होता है। बस अगर पुरुषों के लिए वह शब्द यूज में ले रहे हो तो फिर आप ही लिखोगे, महिलाओं के लिए अगर वह शब्द काम में लेना है तो शी का प्रयोग करोगे, और अगर निर्जीव और अगर जानवरों के लिए आप काम में ले रहे हो तो इट का प्रयोग आपको करना है। ही की पजेसिव फॉर्म हिज, ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम। सी की पजेसिव फॉर्म हर, ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी हर होती है। देन इट की पजेसिव फॉर्म इट्स, ऑब्जेक्टिव फॉर्म इट होती है। और बहुवचन इनका सबका तीनों का बहुवचन दे होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म पजेसिव फॉर्म देयर, और ऑब्जेक्टिव फॉर्म इनकी देम होती है। तो ये प्रोनाउन टेबल आपको याद करनी है। इस प्रोनाउन टेबल का यूज़ आपको ये भी पता देता है कि एक वचन कौन है, बहुवचन कौन है। इसके साथ साथ जब अपन
नरेशन एंड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी इस टेबल का बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो आप इसको भी यहीं से क्लियर करके जाइए। इसको क्या करेंगे, टेबल इसकी बना लेंगे आप और इसको याद करेंगे ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। अब देखिए, हमने बात कर ली थी सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस जो है वो क्या होते हैं, शब्दों का समूह होता है जिसका एक निश्चित अर्थ निकल के आता है, उसे अपन कहते हैं सेंटेंस। अब सेंटेंस जो है मूलतः 4 प्रकार के अपन बनाएंगे, ठीक है। एक होता है एफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। सेकंड होता है नेगेटिव सेंटेंस, थर्ड होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस और फोर्थ होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। एफर्मेटिव मतलब सकारात्मक, ठीक है, सकारात्मक वाक्य। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, ठीक है। इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, इंटेरोगेटिव को हम हिंदी में कहेंगे प्रश्नवाचक, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक नकारात्मक। तो सेंटेंस के 4 भाग हमें पढ़ने, एक होता है सकारात्मक, एक नकारात्मक, एक प्रश्नवाचक और एक प्रश्नवाचक नकारात्मक। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे सीता खाना पकाती है, ये एक सकारात्मक वाक्य हो गया, ठीक है। पॉजिटिव वर्ड दे रहा है कि सीता खाना पकाती है, तो इसे हम कहेंगे सकारात्मक वाक्य हिंदी में। इसी को मैं अगर ऐसे लिख दूं, सीता खाना नहीं पकाती है, सीता खाना नहीं पकाती है, तो ये नकारात्मकता है भाई एक प्रकार से, कि काम नहीं किया जा रहा है, तो ये सकारात्मक नहीं है, इसमें नहीं शब्द का यूज हो गया, देन ये क्या हो गया, नकारात्मक। सीता खाना पकाती है कौन सा हो गया, सकारात्मक, और अगर मैं इसी को लिख दूं सीता खाना नहीं पकाती है तो ये बन गया नकारात्मक। अब देखो, इसी चीज को अगर मैं प्रश्न के रूप में लिखूं, अगर मैं कोई प्रश्न पूछना चाहूं कि मैं ये कहूं यहां पर, क्या सीता खाना पकाती है, क्या सीता खाना पकाती है, तो ये हो गया प्रश्नवाचक, ठीक है। यहां प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या सीता खाना पकाती है भाई, और अगर तो इसको अपन कहेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। और चौथा बन जाएगा क्या सीता खाना नहीं पकाती है, ठीक है। वापस रिपीट करता हूं, सीता खाना पकाती है, सिंपल सा वाक्य हो गया, एकदम सकारात्मक वाक्य। अगर इसी में नहीं शब्द का यूज आपने कर लिया, सीता खाना नहीं पकाती, ये बन गया नकारात्मक। और अगर यहाँ प्रश्न पूछ लूँ मैं, क्या सीता खाना पकाती है, तो ये हो गया प्रश्नवाचक। और अगर इसी में नहीं और अटैच कर दूँ, प्रश्नवाचक में भी नहीं अटैच कर दिया जाए, तो ये बन जाएगा प्रश्नवाचक नकारात्मक, क्या सीता खाना नहीं पकाती। तो हिंदी में मेरे हिसाब से आप वाक्यों की पहचान कर लोगे। जैसे मैं आपसे कहूँ, क्या राम स्कूल जाता है, वाक्य देखिए मेरा क्या है, क्या राम स्कूल जाता है, तो ये कौन सा वाक्य होगा, तो आप आराम से बता देंगे कि ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है। अगर मेरा वाक्य होता राम स्कूल नहीं जाता है, तो आप कहते हैं नकारात्मक वाक्य। तो हिंदी में आप वाक्य की पहचान कर लोगे, ऐसी मुझे आपसे उम्मीद है, ठीक है। तो ये होते हैं सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक, जिनको अब इंग्लिश में चलते तो इनको सकारात्मक को कहते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस, नकारात्मक को कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक को कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और प्रश्नवाचक नकारात्मक कहते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब देखो, इनकी एक मैंने कहा था वाक्य बनता तो है, शब्दों का समूह होता है वाक्य, शब्दों के समूह से वाक्य का निर्माण होता है, लेकिन शब्दों का एक निश्चित क्रम होता है, इनमें क्रम का ध्यान रखना पड़ेगा। और मैंने आपको यह भी बताई थी कि वाक्य में मूलतः 3 चीज़ें होती है, सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है और एक ऑब्जेक्ट होता है। फिर वर्ब को हमने 2 भागों में डिवाइड किया, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ठीक है। तो 4 चीज़ें हो गई अब हमारे सामने, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गया और ऑब्जेक्ट, ये 4 चीज़ें हम देखेंगे मूलतः। उसके अलावा वाक्य में और भी कई सारी चीज़ें होती है, अलग अलग प्रकार से इनको देखा जा सकता है। हम अकॉर्डिंग टू टेंस चल रहे हैं, टेंस जब हम पढ़ते हैं तो हम इन 4 चीज़ों की चर्चा करते हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब इन चारों का एक निश्चित क्रम होगा और उसी क्रम से ये सकारात्मक, यही 4 सकारात्मक में होते हैं, यही 4 नकारात्मक में होते हैं, यही 4 प्रश्नवाचक में और यही 4 प्रश्नवाचक नकारात्मक में होंगे, लेकिन क्रम चेंज होगा इनका। तो ये क्रम आपको ध्यान रखना है।
इंग्लिश में अगर आप सकारात्मक यानी एफर्मेटिव सेंटेंस बनाओगे तो उसका जो फॉर्मूला है वो कुछ इस प्रकार से रहेगा, ये आप देख रहे हो। यानी एफर्मेटिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट का यूज होगा, ठीक है। फिर अगर आप एफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग कर लोगे तो ये बन जाएगा नकारात्मक यानी नेगेटिव सेंटेंस। तो नकारात्मक यानी नेगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला है वो होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप, ठीक है। तो एफर्मेटिव का आपको याद रखना है, पहले क्या आएगा एफर्मेटिव में, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब और उसके बाद में आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट। अगर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगा दिया जाए तो ये बन जाएगा नेगेटिव। तो ये दो वाक्य हमने देख लिए, एफर्मेटिव और नेगेटिव। अब बात करते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस का निर्माण कैसे करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, जो एफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब को आगे रख दो आप। तो यानी इंटेरोगेटिव की जो शुरुआत है वो कहाँ से होगी, हेल्पिंग वर्ब से। उसके बाद इसमें आता है सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा मेन वर्ब और फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। यानी हमने स्थान चेंज कर दिया है, हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सब्जेक्ट से आगे रख दिया है। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और प्रश्न पूछा जा रहा है तो अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। फिर बात की जाए इंटेरोगेटिव नेगेटिव की, तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव का निर्माण कैसे होगा, कुछ नहीं करना, इसमें भी सिंपल सा है। जो नेगेटिव सेंटेंस हमने 2 नंबर हमने जो नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा है उसमें आप हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दीजिए। तो क्या बनेगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा नॉट, फिर आ जाएगा मेन वर्ब और फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूले आपको तैयार करने पड़ेंगे इन चारों वाक्यों के, क्योंकि सेंटेंस में मैंने आपको पहले ही क्लियर करवा दिया है कि शब्दों का एक क्रम होगा। क्रम में परिवर्तन करने से वाक्य की बनावट पूरी चेंज हो जाएगी। अगर मैं एफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को आगे रख दूं और फिर सब्जेक्ट को लिखूं तो ये बन जाएगा इंटेरोगेटिव। अगर मैं नेगेटिव सेंटेंस में भी सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को और फिर सब्जेक्ट लिखूं देन ये नेगेटिव ना होकर क्या बन जाएगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो ये फॉर्मूले आपको तैयार करने हैं। वापस रिपीट करता हूँ, एफर्मेटिव सेंटेंस मतलब पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेगेटिव कैसे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट लग जाएगा देन ये नेगेटिव। तो एफर्मेटिव से नेगेटिव बस कुछ नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट लगा देना है। उसके बाद एफर्मेटिव की हेल्पिंग वर्ब अगर आगे रख दोगे तो इंटेरोगेटिव बन जाएगा, और नेगेटिव सेंटेंस की जो आप फॉर्मूला देख रहे हो उसमें हेल्पिंग वर्ब अगर आप आगे कर दोगे तो ये फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो ये बेसिक जो इंट्रोडक्शन है वो टेंस का है। इतनी चीज़ें अगर आपके क्लियर है तो फिर अब आप स्टेप बाय स्टेप टेंस को क्लियर कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी सबसे पहले टेंस। हमने देखा कि टेंस 3 प्रकार के थे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उसके बाद हमने देखा कि इन तीनों टेंसों के फिर 4 फॉर्म हैं। प्रेजेंट के 4 हो जाएंगे, पास्ट के 4 हो जाएंगे, फ्यूचर के भी 4 थे, ठीक है। तो ये 4 प्रकार इन सब टेंसों के थे हमने, और इस हिसाब से टेंस टोटल अपने हो गए थे 12। फिर मैंने आपको बताया था सेंटेंस क्या होता है, शब्दों का समूह होता है जिसका कोई अर्थ निकलता हो, ठीक है। सेंटेंस के मूल भाग अपन देखें तो इसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट की पहचान करना आपको आना चाहिए, वर्ब की पहचान करना आपको आना चाहिए, ऑब्जेक्ट की पहचान करनी आपको आनी चाहिए। फिर हमने देखा कि नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। फिर हमने प्रोनाउन टेबल भी बनाई थी, तो ये प्रोनाउन टेबल आप क्लियर कर लो ना, इसको आप याद कर लेना एकदम से, ताकि आगे भी दिक्कत ना हो। और जब हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी इस टेबल की बहुत ज़्यादा महत्वता होने वाली है। फिर हमने बात की थी कि सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं। तो सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं, सकारात्मक यानी एफर्मेटिव, नकारात्मक यानी नेगेटिव, तीसरा होता है प्रश्नवाचक यानी इंटेरोगेटिव, और चौथा होता है प्रश्नवाचक नकारात्मक यानी इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। और फिर इनके फॉर्मूले मैंने यहाँ लिखे, तो ये भी आप क्लियर होने चाहिए। 12 के 12 टेंसों में इसी प्रकार से फॉर्मूला रखना है और अपना वाक्य तैयार करना है। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपने क्लियर कर लिया होगा। धन्यवाद।